हेलो बिकम पार्ट वन स्टूडेंट्स, इंडियन एग्जाम किंग में आपका स्वागत है। और साथ ही स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आपके फर्स्ट पेपर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को डिस्कस कर रहा हूं। अकाउंट में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए इस वीडियो के साथ एंड तक बने रहें। और सारी वीडियो अगर आपको चाहिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का किसी भी पेपर का बिकम पार्ट वन का एग्जाम का, तो आप कमेंट करके बता सकते हैं। वैसे भी आप लोगों का एग्ज़ाम सितंबर में होने वाली है, इसकी आशंका है। तो चलिए हम शुरू करते हैं बिकम पार्ट वन का फाइनेंशियल अकाउंटिंग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन जो यहाँ पे आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, ये कुछ चैप्टर है आपके बुक अकाउंट्स का, जैसे बेसिक कंसेप्ट, प्रिंसिपल एंड कन्वेंशन ऑफ अकाउंटिंग, प्रिपरेशन, एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। इससे कुछ क्वेश्चन लिए गए हैं। फर्स्ट नंबर क्वेश्चन को देखिए। लाभ की आशा न करें और सभी संभव हानियों के लिए प्रावधान करें। नीति का कारण है ए समानता की परंपरा, बी रूढ़िवादिता की परंपरा, सी परंपरा प्रदर्शन की परंपरा। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, रूढ़िवादिता की परंपरा, जिसको इंग्लिश में कंजर्वेटिज्म के नाम से भी जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, यदि एक फर्म अपने ग्राहक से प्राप्त अग्रिम राशि को अपनी आय मान लेती है तो वह किस अवधारणा का उल्लंघन करती है। तो वसूली अवधारणा का उल्लंघन हो रहा है यहाँ पे। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3, सामान्यतः आगम का लेखा उस समय किया जाता है जब ए उत्पादन पूर्ण होता है, बी जब वस्तु का आदेश प्राप्त होता है, सी जब वस्तु की सुपुर्दगी दी जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, जब वस्तु की गुड्स को डिलीवरी किया जाता है, डिलीवरी दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। मुद्रा मापन अवधारणा के अनुसार निम्नलिखित में से किसका लेखा लेखा पुस्तकों में नहीं किया जाता है। तो श्रमिकों की कार्यकुशलता, आप इसको कार्यकुशलता को लेबर ऑफ इफिशियंसी ऑफ लेबर को आप मुद्रा के फॉर्म में, मनी के फॉर्म में नहीं कन्वर्ट कर पाओगे। तो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पे। यदि आर्थिक चिट्ठे में भवन को उसकी क्रय लागत के बजाय कीमत पर दिखाया जाता है तो किस लेखांकन सिद्धांत का उल्लंघन होता है। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लागत अवधारणा, कॉस्ट कंसेप्ट। क्वेश्चन नंबर 6, संभव दायित्वों को आर्थिक चिट्ठी में बैलेंस शीट में फुट नोट के रूप में दिखाना, टिप्पणी के रूप में दिखाना नीति किस सिद्धांत पर आधारित है। तो ये है प्रकटीकरण की परंपरा, जिसमें कंटिजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में बाहर फुट नोट के फॉर्म में दिखाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, द्विपक्षीय अवधारणा पर आधारित लेन देनों को लिखने की प्रणाली को कहा जाता है। तो ये आप लोग 11-12 से पढ़ते आ रहे हो। डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली, ऑप्शन ए इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, सतत व्यवसाय अवधारणा के अनुसार व्यावसायिक इकाई चालू रहेगी अनिश्चित काल तक। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन ए, अनिश्चित काल तक। गोइंग कंसर्न के कंसेप्ट को आप लोग जानते होंगे। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 पे। लेखांकन सिद्धांत आधारित है व्यवहारिकता पर, विषय परकता पर, ये सभी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विषय परकता पर। लेखांकन सिद्धांत विषय परकता पर आधारित है। दोहरा पहलू धारणा के अनुसार, डबल एंट्री सिस्टम के अनुसार क्या होगा, बैलेंस शीट के जो लाइबिलिटी साइड में होता है कैपिटल प्लस लाइबिलिटी इक्वल टू एसेट्स। तो ये इक्वेशन सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू संपत्तियाँ। क्वेश्चन नंबर 11, जहाँ पुस्तकालय नहीं, पुस्तकालय वर्ड यहाँ पे गलत है, वहाँ पे पुस्तपालन होनी चाहिए। जहाँ पुस्तपालन समाप्त होता है वहाँ लेखांकन प्रारंभ होता है। ये इस लाइन को आप लोग ऑडिट की बुक में भी पढ़े होंगे। तो यहाँ पे ऑप्शन बी इसका आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 11 का। क्वेश्चन नंबर 12, डैश प्लस दायित्व, यहाँ पे पूंजी आ जाएगा, पूंजी प्लस दायित्व इक्वल टू संपत्तियाँ। लेखांकन में क्वेश्चन नंबर 13, लेखांकन में लेखे डैश प्रणाली के अनुसार किए जाते हैं। तो डबल एंट्री सिस्टम, दोहरा लेखा प्रणाली के अनुसार किया जाता है लेखांकन। तो ये आप क्लास 11-12 से पढ़ते आ रहे हो। क्वेश्चन नंबर 14, संदिग्ध दायित्व मीन्स कंटिजेंट लायबिलिटी को चिट्ठे के बाहर दिखाया जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15, डैश को स्वामी से पृथक माना जाता है। तो व्यवसाय को, बिजनेस को स्वामी से, ओनर से अलग माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्न में से कौन वित्तीय विवरण का भाग नहीं है।
वित्तीय विवरण मीन्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कैश फ्लो स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, बैलेंस शीट, ये सभी आते हैं। ट्रायल बैलेंस नहीं आता है, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर होगा, तलपट। क्वेश्चन नंबर 17, लाभ हानि विवरण लाभ बताता है किस समय का? प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से पूरे साल का, पूरे वर्ष भर का प्रॉफिट मालूम किया जाता है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 18, आर्थिक चिट्ठा संपत्ति एवं दायित्व की स्थिति दिखाता है एक विशेष तिथि पे। जैसे कि आप लोग बैलेंस शीट अगर बनाते हो तो लिखते हो ना, बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2000 XY ABCD जो भी हो, तो बैलेंस शीट जो होगा किसी फाइनेंशियल ईयर के लास्ट डेट का ही वो प्रॉफिट बैलेंस का, बैलेंस शीट की सारी कंडीशन बताती है। तो एक विशेष तिथि पे बताती है, ना कि वर्ष भर की होती है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर हो जाएगा ए, एक विशेष तिथि का। आर्थिक चिट्ठा संपत्ति एवं दायित्व की स्थिति दिखाता है एक विशेष तिथि का, जैसे बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2021। अब आता है क्वेश्चन नंबर 19, कंपनी अधिनियम, कंपनी एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 पार्ट 1 में निर्धारित है। तो इसमें क्या निर्धारित है? बैलेंस शीट का फॉर्मेट कैसे होगा, आर्थिक चिट्ठे का प्रारूप। ऑप्शन ए सही है। फिर क्वेश्चन नंबर बी में देखिए, वित्तीय विवरण शब्द में शामिल है। तो वित्तीय विवरण में फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आते हैं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कैश फ्लो और बैलेंस शीट, ये सभी आएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी, ये सभी। यहाँ पे मिसप्रिंट है कि इनमें से कोई नहीं, ये मिसप्रिंट है क्वेश्चन में, बुक में ही मिसप्रिंट है। क्वेश्चन नंबर 21, निम्न में से कौन चालू संपत्ति नहीं है? चालू संपत्ति मीन्स करेंट असेट्स कौन नहीं है? तो डेटर, लूज टूल्स, खुले औजार, स्टॉक, ये सारी जो है सो चालू संपत्ति है। करेंट असेट्स, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर जो है सो फिक्स्ड एसेट्स हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 21 का। क्वेश्चन नंबर 22, वित्तीय विश्लेषण हेतु फाइनेंशियल एनालिसिस के लिए किस चीज़ को यूज करते हैं में प्रयोग आने वाले सामान्य साधन हैं? तो क्षैतिज विश्लेषण, लंबवत विश्लेषण, अनुपात विश्लेषण, हॉरिजॉन्टल एनालिसिस, रेशियो एनालिसिस, वर्टिकल एनालिसिस, यहाँ पे उपरोक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 22 का आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी, क्षैतिज, अनुपात तथा लंबवत विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 23, लंबवत विश्लेषण निम्न में से भी जाना जाता है। लंबवत विश्लेषण निम्न नाम से भी जाना जाता है, तो यहाँ पे आ जाएगा स्थिर विश्लेषण। लंबवत को स्थिर विश्लेषण के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 24, एक अंशधारी द्वारा वित्तीय विवरणों का विश्लेषण उदाहरण है। एक शेयर होल्डर जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को एनालिसिस करता है उसको आंतरिक विश्लेषण के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25, सामान्य आकार के विवरण विश्लेषण को कहते हैं लंबवत विश्लेषण। क्वेश्चन नंबर 26, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण का मुख्य उद्देश्य है लाभदायकता का ज्ञान। मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट को इसलिए एनालाइज करते हैं कि प्रॉफिट उसमें क्या नज़र आ सके, तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, लाभदायकता का ज्ञान। क्वेश्चन नंबर 27, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण की सीमाएं हैं। ए, मूल्य स्तरों के परिवर्तनों की उपेक्षा, पूर्वानुमान में कठिनाई, गुणात्मक पहलू की उपेक्षा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, सभी। क्वेश्चन नंबर 28, वित्तीय विवरणों के विश्लेषण में शामिल होता है ए, व्यापारिक खाता, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट। तो इसका आंसर होगा डी, सभी। वित्तीय विवरण में प्रॉफिट लेस अकाउंट, ट्रेडिंग अकाउंट और बैलेंस शीट, ये सभी आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, वित्तीय विश्लेषण के उपकरण हैं अनुपात विश्लेषण, सी, प्रवृत्ति विश्लेषण, बी, तुलनात्मक विश्लेषण। तो इसमें ए, बी, सी तीनों आंसर होगा, डी हो जाएगा उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 30, वित्तीय विश्लेषण का साधारण अर्थ है। वित्तीय विश्लेषण से का क्या मतलब है? सरलित, कठिन। तो वित्तीय विश्लेषण से हम सारे बिजनेस को फाइनेंशियली पर्सपेक्टिव से सरल फॉर्म में, सिंपल फॉर्म में देखते हैं। तो इसका हो जाएगा आंसर ए ऑप्शन, सरलित मीन्स सिंपल। क्वेश्चन नंबर 31, निर्वचन या प्रतिपादन का